बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। CA is कहाँ considered as the post graduation. कहाँ से किया सीए? जयपुर से। पूरी डिटेल बताएं। मैम CA ICAI के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और इसमें जो कोचिंग्स होती है प्राइवेट अलग अलग इंस्टीट्यूट से लेनी होती है। 3 साल की इंटर्नशिप इसमें कंपलसरी होती है, वो मैंने जयपुर की कालानी कंपनी से की। सारे एग्जाम्स वो फर्स्ट टाइम में मैंने क्लियर किए इसमें 2015 में। उसके बाद से क्या कर रहे हैं आपने फिर? मैं उसके बाद से मैं कंटिन्यूअसली सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सीए से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कैसे? मैम एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा फील्ड है, ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिसमें समाज के लिए सकारात्मक योगदान देने के साथ एक फील्ड डाइवर्सिटी मिलती है और पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूशन करने का अवसर मिलता है। इसलिए मैं 10th कहाँ से किया आपने फिर? मैम मैंने 10th भारतीय सेंट्रल अकेडमी मुठागोडी से किया। मुठागोडी झुंझुनू। और 10+2? वही से झुंझुनू से। ग्रेजुएशन आपने बीकॉम किया? कहाँ से? कॉमर्स कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो आपको नहीं इसमें बीकॉम में या सीए में आपको डाइवर्सिटी नजर नहीं आई कहीं भी कि हम कुछ और अलग तरीके से कर सकें जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं? मैम CA में भी ऑफकोर्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो जॉब भी बहुत अच्छा है, लेकिन सोसाइटी के लिए डायरेक्टली कुछ करने का जो अपॉर्चुनिटीज़ जो सिविल सर्विस में मिलती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ये चीज़ पहले नहीं आपने रिकॉग्नाइज की 12th के बाद की कि मुझे ये कर लेना चाहिए, या आफ्टर बीकॉम आपको ये थॉट डेवलप हुआ? मैम ये थॉट मुझे पहले से ही था, मुझे सिविल सर्विसेज करनी थी, लेकिन चूँकि जो सिविल सर्विसेज के लिए क्वालिफिकेशन है कि आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, तो मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही CA का कोर्स किया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं। अच्छा, एक्स्ट्रा समय नहीं दिया आपने, मतलब कंटिन्यूसली चला है, आप इसलिए ग्रेड आप स्टूडेंट रहे हैं, आपने साथ ही में साथ में किया है, इसलिए कोई वो नहीं है ना। ठीक है, गुड। हाँ निखिल, जैसा आपने बताया कि आपने साथ में ही किया है, मतलब बीकॉम भी किया और साथ में CA भी किया, तो अगर आपका शुरू से ही रुझान प्रशासनिक सेवाओं की तरफ था, तो एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए प्रशासनिक सेवाओं में आना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बजाय जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेता है या आर्ट्स की तरफ जाता है। तो आपने अपना ग्रेजुएशन जो है वो BA क्यों नहीं किया फिर, अगर आपका शुरू से मंतव्य है कि मुझे सिविल सेवा में जाना है और समाज के लिए कार्य करना है? सर इसके पीछे कारण ये कि सिविल सर्विसेज में जो है वो काफ़ी अनसर्टिनिटी काफ़ी है, सक्सेस के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं एक बैकअप ऑप्शन जो है प्लान B तैयार रखना चाहता था, इसलिए मैंने चुना। और उसके प्लान B के रूप में मैंने CA को इसीलिए चुना क्योंकि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा इस सब्जेक्ट में अधिक था, इसलिए मैंने इसको प्लान B के रूप में चुना। अच्छा, तो ये आपका प्लान फर्स्ट यही है, प्लान B आपने CA को एज ए बैकअप रखा हुआ। आप झुंझुनू से बिलोंग करते हैं? यस। तो मुझे झुंझुनू के बारे में बताएं, कोई झुंझुनू की 5 पेक्युलर चीज़ें बताएं जिससे मैं झुंझुनू को इंटरनेशनल लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकूं या उसको पहचान मिल सके। सर झुंझुनू को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है क्योंकि झुंझुनू में जो है वो काफ़ी भित्ति चित्र और हवेली स्थापत्य कला प्रसिद्ध है, जिसके लिए उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्राप्त है और बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। उसके अलावा सर झुंझुनू जो है अपनी सेना में अपनी सर्विसेज के लिए काफ़ी विख्यात है। सर झुंझुनू से काफ़ी अधिक युवा जो है वो सेना में भर्ती होते हैं। ऐसा क्या है, मैंने बहुधा देखा है कि झुंझुनू के जो युवक हैं या हमारी मिलिट्री फोर्सेस के अंदर जैसा आप बता रहे हो, तो झुंझुनू से बहुत अधिक लोग होते हैं, ऐसा क्या स्पेशल है? क्यों ना ये मेवाड़ की तरफ से क्यों नहीं आते, हाड़ौती की तरफ से क्यों नहीं आते? सर इसके पीछे कई रीज़न हैं। जैसे ऐतिहासिक रीजंस की बात करें तो शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो झुंझुनू में रहा था और झुंझुनू ने जो है विश्व युद्धों में और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना योगदान दिया है। तो जो पुराने सैनिक रहे हैं उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी मोटिवेट किया है। उसके अलावा सर इसका एक रीज़न ये है कि वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की भी कमी है। झुंझुनू जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में इतना उन्नति नहीं कर पाया है और कृषि जो है वो सिंचाई सुविधाओं के कारण इतनी प्रभावशाली और इतना लाभकारी विकल्प नहीं रहा है, इसलिए भी। और दूसरा है कि सर सैन्य क्षेत्र में जो है वो क्वालिफिकेशन बहुत अधिक नीचे होती है और युवा जो है वो जल्दी से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। और एक रीज़न सर देश प्रेम का रीज़न तो है ही, तो इसलिए सर झुंझुनू से काफ़ी अधिक सैनिक देखने को मिलते हैं। आपने बताया जैसे कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, तो अगर आपको वहाँ पे हम SDM नियुक्त कर देते हैं तो फिर आप वहाँ पे क्या सुधार करेंगे?
सर सबसे पहले तो सर सो इंडस्ट्रीज़ की बात की जाती है तो सर इंडस्ट्रीज़ के लिए वहाँ पे कुछ मिनरल्स हैं लेकिन इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं हो पाई है। तो इसके लिए मुझे लगता है इन्वेस्टर समिट बुलाया जाना चाहिए और कुछ इंडस्ट्रीज़ जो ग्रास रूट लेवल इंडस्ट्रीज़ है जैसे वहाँ पे राजस्थान सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं ले रही है अभी तक? सर ले रही हैं लेकिन जो कदम लिए जा रहे हैं झुंझुनों तक अभी नहीं पहुँचे सर। जैसे कि इन्वेस्टर समिट जो है वो मेनली सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं तो वो जो मारवाड़ क्षेत्र है उधर तक सीमित है और इंडस्ट्रीज जो है वो अलवर के क्षेत्र तक सीमित रही हैं। तो इस दिशा में मुझे लगता है झुंझुनू में जो हस्तशिल्प है उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उस क्षेत्र में अगर कुछ किस तरह के मिनरल्स निकलते हैं झुंझुनू में? सर खेतरी से सॉरी कॉपर सर कॉपर के लिए कॉपर सबसे निकलता famous है है कॉपर। तो वहाँ तो कॉपर के लिए तो है ही, माइनिंग हो ही रही है कॉपर में तो हम ब्लेस्ड हैं। फिर ऐसा क्यों आप कह रहे हो कि इंडस्ट्री नहीं है? इतना अच्छा है और चल रहा है। सर वो एक इंडस्ट्री सिर्फ कॉपर माइनिंग तक लिमिटेड होगी, उसके सराउंडिंग जो है कॉपर से कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। वो एक इंडस्ट्री बहुत अधिक रोजगार नहीं दे सकती, उसके सराउंडिंग अगर इंडस्ट्रीज डेवलप किया जाए, उस लाइन को अगर एक्सपेंड किया जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। अच्छा, आपने ये अपनी हॉबी लिखी है एनालाइजिंग ट्रेंड्स ऑफ शेयर मार्केट। यस सपोज आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गए और एक एडीएम या एसडीएम के पोस्ट पे हैं और आपकी हॉबी ये है, तो हॉबी में क्या होता है कि आदमी हमेशा उसमें इन्वॉल्व रहता है। जैसे बैठा हुआ भी है तो थोड़ा बहुत भी टाइम मिला तो फिर क्या आप इस शेयर मार्केट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे? जैसे आप एक पोस्ट पे बैठे हैं तो आप पोस्ट पे ध्यान देंगे, आपके वर्क पे ध्यान देंगे, या क्योंकि हॉबी ये तो है नहीं कि आप टाइम निकाल के ही आपके साथ रन करती है। हॉबी ऐसी चीज़ होती है जो आपके साथ पैरेलल रन करती है, साथ में पढ़ना लिखना सुनना ये घूमना। तो क्या आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठे हुए हैं और आपके पास बहुत सा वर्क है, फिर क्या ये साथ में रन करिए? कभी आपके दिमाग में आ गया कि नहीं मुझे मेरा ध्यान तो उधर शेयर मार्केट की तरफ ज़्यादा है, क्या चल रहा है सुबह से लेकर शाम तक, तो बताएं आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे? मैम हॉबी का जहाँ तक सवाल है वो हर हॉबी का ही ऐसा है कि वो तो किसी भी हॉबी अगर वर्क के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। कोई भी हॉबी है तो मेरा मानना है कि ये जो हॉबी मेरी है वो वर्क के बीच में नहीं आएगी, इसे मैं अपने आइडियल टाइम में ही परस्यू करूँगा। नहीं, पर शेयर मार्केट में तो क्या होता है मिनट टू मिनट चेंजेस होते रहते हैं कुछ ना कुछ, और जो शेयर मार्केट में जो एक बार इन्वॉल्व हो जाता है उसका वही मार्केटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है कि नहीं कहाँ जा रहा है किधर जा रहा है, हम तो नहीं जानते इतना उसमें, पर वो जो इंडेक्स उनका ऊपर नीचे होता रहता है तो वो अपनी हार्ट बीट बढ़ाता रहता है। मैम वो इन्वेस्टर के लिए अप्लाई होता है, जो एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं उनको। पर आपने खुद ने लिखा है एनालाइजिंग। यस मैम, एनालाइजिंग का मतलब आप सारे दिन उसको देखोगे, आप तभी तो एनालाइज करोगे, एनालाइजिंग ट्रेंड्स, तो वो तो अपने आप घूमता रहता है। जैसे मेरी हॉबी है कि मूवीज देखना, तो जो भी नई आती है तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो क्लिक करती है और हम उसको देखने के लिए तो कैसे करोगे? मैं बताना चाहूँगा तो वो तो एनालाइजिंग ट्रेंड्स का मतलब है कि मैं पर सेकंड की उसमें नहीं रखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जैसे न्यूज़पेपर्स अगर आप मॉर्निंग का न्यूज़पेपर भी देखें तो उसमें भी ट्रेंड्स के बारे में पता चल जाता है। तो ये मेरा फोकस पर सेकंड उसमें मूवमेंट में नहीं होगा, बल्कि एक लार्जर जो ट्रेंड चल रहा है उस पर मेरा फोकस रहता है। ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, सेल्फ कंट्रोल, नहीं कहीं अपना ध्यान वहीं ना लगा रहे। you're not investing, no? अच्छा निखिल, आप मुझे, क्योंकि आप कॉमर्स से हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मैं कॉमर्स से हूँ, तो मुझे पहला कैंडिडेट कल से मिला कॉमर्स का। तो अब मैं आपसे आप मुझे कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में कुछ बताएं कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंपनीज एक्ट 1956? क्या मेजर परिवर्तन किए गए इस कंपनीज एक्ट में? मैम कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई, जैसे एक CSR जो है, CSR के कॉन्सेप्ट को लीगल बनाया गया, जैसे स्टैट्यूटरी बैकिंग दी गई है। किसी कंपनीज जो होती हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत समाज से जितना लेती हैं उतना समाज को कुछ लौटाएगी, तो उसे बैकिंग दी गई है। उसके अलावा मैम 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट लेके आया गया कि एक व्यक्ति अगर कोई कंपनी खोलना चाहिए तो उसके लिए खोला जा सकता है। और पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनीज के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या है उसे बढ़ाया गया है। उसके अलावा मैम इसमें कुछ प्रोविजंस, जैसे कुछ ऑफेंसेज जो हैं उनके लिए पेनल्टीज़ को बढ़ाया गया है। पेनल्टीज और जो
सजा के प्रावधान थे उनको बढ़ाया गया ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर किया जा सके। तो आपको ये पता है कि जैसे अब कोविड रहा, अब पूरा इस ईयर तो पूरा कोविड रहा, तो कंपनीज अपना CSR का जो शेयर देना चाह रही हैं 1% 2%, वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया होगा कोविड में, क्योंकि कोविड के दौरान ना तो कोई सोशल जो भी इवेंट्स कराते हैं वो हो पाए। तो किस प्रकार से कोई किसी तरीके का एग्जेम्पशन कंपनीज को मिला है ड्यूरिंग कोविड पीरियड CSR में? मैम कंपनीज ने जो भी जैसे PM केयर फंड्स वगैरह में कंपनीज ने डिपॉजिट किया है, तो PM केयर फंड्स वगैरह में जो पैसा दिया है उसे भी CSR के तहत शामिल किया गया। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको लगता है कि सही है या इनमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता है? अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कैसे भिन्न है US के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से? मैम IFRS जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने की बात हुई थी और इंडिया ने उन्हें अप्लाई किया है, थोड़ा मॉडिफाई करके इंडियंस नाम से, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंडियन इंडस्ट्री चेंज हो रही है तो उस हिसाब से थोड़ा समायोजन जरूरी था। तो जो इंडियंस किए गए हैं वो वर्तमान की आवश्यकताओं के लिए ठीक है, लेकिन अगर भविष्य में अगर हमें इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अधिक बढ़ाना है तो हमें IFRS की तरफ बढ़ना चाहिए। एक मुझे और प्रश्न बता दें, क्योंकि मेरा ये काफ़ी समय से मैं जानना चाह रही हूँ कि CA इस प्रकार को इसको कैसे देखते हैं, सिक्स सिग्मा अप्रोच को आप कैसे देखते हैं कि सिक्स सिग्मा क्या है? आपकी क्या टिप्पणी है इस पे, होना चाहिए, इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक बार सिक्स सिग्मा में मैं ध्यान नहीं कर रहा। कोई नहीं, आप आज के न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं आप? जब भी कभी इंटरव्यू में जाएंगे तो उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी हाईलाइट। तो कोई एक चीज़ आज क्या कुछ खास है या कोई एक न्यूज़ जो आज इम्पोर्टेंस रखती है बड़ी, जो आपको टच कर रही हो? मैम आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में से जो एक तो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें सरकार और किसानों की वार्ता जारी है। उसके अलावा एक चीन ने जो है वो मून पर अपना जो है झंडा फहराया है, दूसरा देश वो बना है चांद मिशन। मेन प्रश्न की न्यूज़ बताएं। मैम यही मैंने पढ़ा। आज कोई डे भी है, कोई आज बड़ा दिन भी है? आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। जिस दिन भी इंटरव्यू में जाएं डे का बहुत जरूरी ध्यान रखें, नहीं? जैसा आपकी अभी हमने अकाउंट से रिलेटेड या फिर कॉमर्स से रिलेटेड नॉलेज को देखा, तो मुझे ये लगा कि आपका बहुत अच्छा है। जैसे मैडम ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछा, तो आपको जो आपके कॉमर्स फील्ड की नॉलेज है बहुत अच्छी है। तो किस तरह आप अपने उस फील्ड की नॉलेज को प्रशासन में उपयोग करेंगे, मुझे ये बताइए। सर नो डाउट जो अकाउंट्स की नॉलेज होती है वो हर फील्ड के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि फाइनेंस जहाँ भी हर डिपार्टमेंट कोई भी सर्विसेज है उसमें फाइनेंस एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो उसको मैनेज करना, उसको देखना कहाँ उसमें लूपहोल्स हैं या वेरिएंसेस कहाँ आ रहे हैं, तो उस मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट। मुझे कोई एक एग्जांपल लेके बताएंगे छोटा सा कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? सर जैसे मान लीजिए मैं मिड डे मील का संचालन कर रहा हूँ, तो उसमें मैं देख सकता हूँ मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर कॉस्ट कहाँ ज़्यादा आ रही है, कहाँ कॉस्ट कटिंग की जा सकती है और किस तरीके से जो कम्युनिटी है उसको उसमें इन्वॉल्व करके कॉस्ट बचाई जा सकती है और उसे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मुझे लगता है हर फील्ड में। उसके अलावा अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में देखा हूँ कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको कैसे कट किया जा सकता है या फिर वहाँ पर कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए अकाउंट्स की हेल्प मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी हेल्प करेगी सर। चलिए मेरी तरफ से एक लास्ट प्रश्न है। जैसा आपने बताया सारी आपको मुझे लगा इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज है, तो अभी लास्ट 31 जून को इंडिया और एक नेबर कंट्री के बीच में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ पैक्ट हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो किस बारे में था, कौन सी कंट्री थी? 31 जून को? हाँ सॉरी सर एग्जैक्ट मैं ध्यान नहीं कर रहा। चलो ठीक है। आपने मिड डे मील का नाम लिया, क्या है मिड डे मील? मिड डे मील मैम जो सरकारी स्कूलों में और सरकार संबंधित प्राइवेट स्कूल हैं उनमें बच्चों के जो प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे होते हैं और 8वीं कक्षा तक के बच्चों को उनका इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित करने के लिए और उनकी पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो नए स्कूलों में आहार दिया जाता है उसे मिड डे मील कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे घपले भी आपने सुने होंगे, कभी कुछ चलता रहता है। यस मैम। तो आपको नहीं लगता इसको खत्म करके बच्चों के अकाउंट में वैसे ही मनी डिपॉजिट करवा दें, मम्मी पापा अपने आप खिलवा दें उनको, क्या लगता है आप? मैम इसका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है, एक तो है कि इसका इनरोलमेंट सुनिश्चित करना, बच्चे स्कूल में भी आएं, वो तो और दूसरा पहले ये उनके है कि बैंक में पैसा जाएगा, बच्चे के खुद के अकाउंट में जाएगा, तो
कहीं ना कहीं तो सुनिश्चित होगा। मैम डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करने से इंश्योर नहीं होगा कि वो स्कूल में आएंगे ही आएंगे और उनके पोर्शन पर ही वो पैसा खर्च होगा। कई बार ऐसा देखा गया कि फैमिली जो है वो अपनी अदर आवश्यकताएं होती है उस पर खर्च कर उसको सकती पूरा है। करने के लिए जाएंगे। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी नहीं लगती कि गरीब बच्चे को गरीब और इस तरह से बना के रखा जाए कि उसको बस बैठा के स्कूल में, आपने देखा कभी मिड डे मील खाते हुए बच्चों को क्या कंडीशंस होती है, किस तरह के बर्तन वो यूज लेते हैं, किस तरह लाइन में लग के किस तरह से नीचे बैठ के खाते हैं। तो ये कंसेप्ट अच्छा लगता है कि एक बच्चे को वास्तव में आप उसी तरह का गरीब और भिखारी टाइप का ही बना के रखो। मैम ऐसा नहीं है कि वो ये कोई किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत हो रहा है, बट इंडिया को ये समझना होगा कि जो जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें जो जितना किया जा सकता है उतना किया जा रहा है। और हालांकि इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश है कि उनकी क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उनके जो आहार है उसमें विविधता लाई जाए। उसके लिए कई बार उसमें कास्टिज्म भी देखने को मिला है, कई बार सुनने को मिला है। आपने पढ़ा कभी इसमें भी कास्टिज्म हो जाता है? यस मैम, किस तरह से? ऐसी घटनाएं अनफॉर्चुनेट घटनाएं हैं जो हर फील्ड में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है मैम। तो कहीं आप जैसे एसडीएम लग गए और आपका एरिया पूरा, आपका जो एरिया होगा वहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी होंगे, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं भी वहाँ चलेगी, उनका मॉनिटरिंग भी आप ही करेंगे, तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे मिड डे मील में? मैम मेरा जो प्राथमिक कार्य होगा कि जितने रिसोर्सेज आ रहे हैं वो सारे रिसोर्सेज जो हैं वो कहीं डाइवर्ट ना हो और इसके लिए ही खर्च हो। पहला प्रयास तो ये होगा। दूसरा है कि जो फूड की क्वालिटी है ऐसा ना हो कि कोई सब स्टैंडर्ड फूड जो बच्चों को प्रोवाइड किया जाए उसको इंश्योर करना मेरा काम होगा। और जो बीच में कुछ और कास्टिज्म या लड़ाई झगड़ा या ये सब हो जाता है, ऐसी घटनाएं जहाँ पर भी रिपोर्ट होती है मैम उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई। बाई चांस रिपोर्ट नहीं हो तो मैम वो जैसे भी जिस भी स्तर पर वो सूचना मिलती है, अगर ऑफिशियली नहीं अगर अनऑफिशियली भी उसकी सूचना मिलती है तो जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है या कोई टीचर ऐसा कर रहा है या जो भी इसमें इन्वॉल्व ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई बाद में की जाती है। एक एनवायरमेंटल चेंज के लिए भी कुछ काम किया जाता है, सोसाइटी चेंज के लिए प्रोएक्टिव होके। मैम उसमें ये हो सकता है कि जैसे मैं खुद वहाँ का दौरा करूँ, मैं खुद बच्चों के साथ जो बैठ कर है वो भोजन या तो मैं उन्हें खुद खिलाऊँ या उनके साथ खुद खाऊँ, ऐसे कोई प्रयास में कर सकता हूँ। लेकिन ये जो अभी एमएसपी चल रहा है, विवाद चल रहा है किसानों में, इसमें एमएसपी को किसान कह रहे हैं कि इसको लीगलाइज कर देना चाहिए, सरकार क्यों नहीं कर रही है? सर लीगलाइज करने के पीछे फिर सरकार के ऊपर बाध्यता है कि उन्हें जितना भी अनाज किसान लेके आएंगे वो सारा एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा। लेकिन सरकार जो है अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो सारा अनाज जो है, जैसे अभी भी एमएसपी जो प्रचलित है तो सरकार ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट नहीं करती कि जितना अनाज किसान लेके आए वो सारा ही खरीदें, तो इसलिए सरकार इसे लीगलाइज। अभी भी रूल तो वैसा ही है कि एमएसपी पे ही अगर कोई जाएगा तो उसको खरीदना पड़ेगा सर, लेकिन इफेक्ट में नहीं आता है। जैसे अभी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बाजरे की जो पैदावार है वो बहुत बम्पर पैदावार हुई है, तो सरकार जो अभी उसकी एमएसपी पे खरीदने के लिए राजस्थान सरकार, तो एक बार जब इसे लीगल बैकिंग मिल जाती है तो फिर सरकार जो है वो बाध्य होता है। ये आंदोलन तो पहले होना चाहिए था, अभी क्यों हो रहा है? कृषि बिल से क्या, कृषि बिल में तो वैसे भी नहीं था कृषि बिल का, और खास करके जो पंजाब का किसान क्यों कर रहा है, राजस्थान का किसान तो नहीं कर रहा, साउथ का किसान तो नहीं कर रहा, एमएसपी तो वहाँ भी लागू। सर राजस्थान के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पंजाब के किसान बढ़ चढ़ कर इसलिए हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि हरित क्रांति का जो फायदा है वो पंजाब और हरियाणा को सबसे अधिक मिला था, और वहाँ के किसान जो है वो जैसे गेहूँ और धान को खरीदा जाता है उसी में सबसे अधिक, और वो जो राज्य हैं वो उसमें अग्रणी हैं, तो उन किसानों को सबसे अधिक फायदा इसका होता है, इसलिए वो इसमें भाग ले रहे हैं। दूसरा आपका जो प्रश्न था कि कृषि बिल से ही इसका क्या संबंध है, सर कृषि बिल में प्रावधान है कि निजी मंडियाँ खोली जा सकती हैं और निजी मंडियों में किसी तरह का सेस और टैक्स नहीं लगेगा, तो इससे आशंका है कि जो गवर्नमेंट मंडी है, जो एपीएमसी मंडीज हैं, वो एक समय के बाद में चलन से बाहर हो जाएगी और जहाँ पर मछली से सरकार खरीदती है वो व्यवस्था किसानों के लिए। स्वामीनाथन जो आयोग थे उन्होंने इसके बारे में क्या रिकमेंडेशन की थी? सर स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी के बारे में कहा था कि एमएसपी जो है वो C2+50% निर्धारित किया जाना चाहिए, जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट आती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करने में, और उसके ऊपर 50% जो है किसानों को दिया जाना चाहिए, वो एमएसपी निर्धारित होना चाहिए। कृषि सुधार के लिए जो स्वतंत्र भारत के बाद में कोई बड़ा मेजर रिफॉर्म इससे पहले कौन कौन से हुए हैं? सर कृषि सुधार के लिए जैसे जो जमींदारी उन्मूलन कानून बनाए गए हैं और भूमि की चकबंदी जमाबंदी की गई है, उसके अलावा हरित क्रांति से संबंधित भी सुधार किए गए हैं, तो ये सुधार मिले सर। मेजर सुधार जो सरकार, ये तो नॉर्मल बताया आपने, ऐसा कोई जो जैसे ये रिफॉर्म माना जाता है, इससे पहले भी 1991 के बाद आत्मनिर्भर बनाई इस पर में,
उसमें कृषि एग्रीकल्चर तो आप बताते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन तो केवल पर्टिकुलर एक क्षेत्र में है, पूरी भारत के लिए सब कुछ कानून है। तो एपीएमसी कानून जो लाया गया था, मंडियाँ स्थापित की थी, वो भी इस समय एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि एपीएमसी तो राज्यों के और राज्य सूची का विषय है कृषि, फिर केंद्र क्यों इसमें दखल दे रहा है इस कानून के तहत? सर कृषि मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए जो है केंद्र ने इस विषय में कानून बनाया। कोविड-19 में अभी सामाजिक संरचना में कोई 2 परिवर्तन बताइए जो अभी मेजर परिवर्तन देखे गए सोशल स्ट्रक्चर में। सर जैसे एक सामाजिक बदलाव एक ये देखने को मिला है कि जो फिजूल खर्ची शादियों में होती थी वो उसमें काफ़ी कंट्रोल हुआ है, कि जो अनावश्यक खर्च किया जाता था उसमें काफ़ी हद तक कमी देखने को मिली है। उसके अलावा कुछ सामाजिक बुराइयां जैसे वो होते थे सर मृत्यु भोज जैसी सामाजिक बुराइयां, उनमें भी कमी देखने को मिली है कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो मृत्यु भोज की परंपराओं में भी काफ़ी कमी है और सरकार ने इसके लिए कानून पास किया। वो तो हमने कानून पास किया, बाकी ऐसा नहीं कि उसको लोगों ने स्वयं उनको से अपनाया, वो तो सरकार ने बैन ही कर दिया, तो वो तो सरकार की तरफ से प्रयास होगा। तो इस कोविड की वजह से नहीं, वो तो पर्टिकुलर पहले अभी भी कर सकते हैं, पहले भी कई कानून ला करके कई चीज़ों को हमने बंद किया है। और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट सर समाज में नेगेटिव इफेक्ट सर इस संबंध में देखने को मिल सकता है कि सामाजिक समरसता जो है वो थोड़ी कम, जो लोग घुल मिल कम पा रहे हैं, इस वजह से तो कुछ थोड़ी सामाजिक दूरी देखने को मिल रही है सर। इसमें देखा है डोमेस्टिक वायलेंस की केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अभी, तो पहले था या अब वो मामले सामने आए हैं इसकी वजह से? सर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो है वो नो डाउट कोविड के दौरान बढ़े हैं, क्योंकि जो पुरुष हैं जो वो लंबे समय तक घर में रह रहे हैं, तो और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े हैं। जब वो पहले काम के लिए बाहर जाते थे तो कुछ केसेस कम होते थे, जब 24 घंटे घर में रहेंगे तो उन केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो उनको बाहर रहना चाहिए पुरुषों को, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं मैम, कहने का मतलब ये नहीं है कि उनको बाहर रहना चाहिए, कहने का मतलब कि उनको ऐसी एक पॉजिटिव इफेक्ट तो ये भी हुआ है कि फैमिली वाले, चलो सोसाइटी में तो आपस में नहीं मिल रहे, पर फैमिली वाले तो आपस में मिल के रहने लगे हैं आजकल। जो बाहर चले गए थे बच्चे, पेरेंट्स, वो तो सब एक जगह आजकल पिछले 1 साल से तो साथ साथ रह रहे हैं। यस मैम, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन इसका एक और पक्ष है कि 24 घंटे घर में ही रहने की वजह से जो मानसिक तनाव भी देखने को मिलता है कि सारी फैमिली साथ है लेकिन फिर भी कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। यही तो टाइम है सीखने का, इसी से तो सीखेगा आदमी को। आपने आदमी का नाम लिया, आदमी को इससे सीखना चाहिए पेशेंस, कैसे 24 घंटे घर में रहने के बाद कैसे पेशेंसफुल रहा जाता है। ठीक है, थैंक यू। आई निखिल। थोड़ा कॉमर्स से बाहर निकलो और नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना? क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जा रहे हैं। सब्जेक्ट्स की, अपने एरिया की, डे टू डे लाइफ की, ये जितने भी दिवस आते हैं, और मेन ट्रस्ट की, आज मेन ट्रस्ट की जो थी वो वैक्सीन का फर्स्ट ट्रायल जो मंत्री जी पे किया गया था वही फेल हो गया। इस तरह की मेन ट्रस्ट की घटना हमें पता होनी चाहिए ना। कब है आपका इंटरव्यू? 7 जनवरी। 7 जनवरी, काफ़ी टाइम है। निखिल आप कॉन्फिडेंट हैं? जो मेरी टिप्पणी आपके लिए है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके चेहरे पर मैच्योरिटी है, आप ऑनेस्टी भी है और मैच्योरिटी भी है। मैच्योरिटी का ये मतलब नहीं है कि आप इनोसेंट नहीं लग रहे, ऑनेस्ट नहीं लग रहे, आप ऑनेस्ट भी लग रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आपकी लैंग्वेज पे कमांड है, आप अच्छी हिंदी, अच्छी इंग्लिश, मतलब अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनालिटी में एक ठहराव दिखाई दे रहा है, जो एक ज़रूरी है, मैच्योरिटी, परिपक्वता और ठहराव। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बच्चे हैं, जैसे आपका 94 का बर्थ है तो एक वो वाला नहीं, आपके अंदर एक जो एक प्रशासनिक अधिकारी में ठहराव होना चाहिए वो आपके व्यक्तित्व में है। और आंसर्स आपके सेंसिबल हैं, पर जैसा मैम ने कहा बिल्कुल कि आपको थोड़ा सा कॉमर्स में तो आप नो डाउट ऑब्वियसली आप सीए हैं और 90s में आप मेरिट होल्डर हैं, तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन जो मैम का बिल्कुल सही कहना है कि कॉमर्स के अतिरिक्त जो जैसे करंट अफेयर्स हैं या फिर जैसे सर्वे पूछा, आपने जवाब तो दिया, लेकिन इसकी तह तक जाइए। जैसे ये तो अभी बिल्कुल कृषि का जो चल रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट, वो तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट है। तो वो, और जैसा मैम ने कहा जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन आप जल्दी सुबह उठकर उस दिन का न्यूज़पेपर, स्पेशली मुख्य पृष्ठ अच्छी तरह। तो बाकी आपकी कोई कमी लग नहीं रही है, आप शुभकामनाएं हमारी।
अब तक के जितने भी कृषि रिफॉर्म हुए वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि लर्निंग बहुत चीज होगा कि अपने सिलेबस का पार्ट है। अब तक जो भी जो और ब्रिटिश काल में पहले क्या व्यवस्था थी, अभी उनमें क्या परिवर्तन है, न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको थोड़ी सी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और वैक्सीन के जो भी अभी ट्रायल चल रहे हैं, जहाँ जहाँ इसका चल रहा है वैक्सीन के लेवल पे, वो सारी चीज़ें एक बार करके, क्योंकि ये सब लेटेस्ट न्यूज में रहने वाली है। अब कोरोना काल के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आप एक लिस्ट बना लें, कितने नेगेटिव आज तक, कितने पॉजिटिव। इकोनॉमिक भी, सोशल भी, सोशल। और जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कि पुरुष घर रह रहे हैं इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन उसमें एक सीढ़ी मिस कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे बिल्कुल मैम ने बिल्कुल सही कि अच्छा पुरुषों को इसका मतलब घर नहीं रहना चाहिए, घर रह रहे हैं और अवसाद बढ़ गया है। क्यों? डिप्रेशन, क्योंकि इकोनॉमिक उनको कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है, प्राइवेट कंपनीज पे नहीं कर रही हैं, सैलरीज नहीं दे रही हैं, तो डिप्रेशन